हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंट्स, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? जितना भी हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं क्लास 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आप सीए करोगे तो सीए सीपीटी, सीए इंटर, सीए फाइनल, अगर आप सीएस करोगे तो कंपनी सेक्रेटरी में अलग अलग ग्रुप होता है। तो इन सारी चीजों में जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से होगी। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन होगा तो उसका इफेक्ट दो अकाउंट में पड़ेगा। हमेशा हमेशा लिख लीजिए, ये बात को आप अपने डायरी में लिख लीजिए, अपने फोन में लिख लीजिए कि जब भी एक ट्रांजैक्शन होगा तो इससे दो अकाउंट पर फर्क पड़ेगा। दो अकाउंट पर फर्क पड़ेगा। एक अकाउंट क्रेडिट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, ये सब अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि हमेशा हर ट्रांजैक्शन दो दो अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, एक क्रेडिट और एक डेबिट, कोई भी ट्रांजैक्शन हो। अब दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर हमको ये पता करना है कि हमने सारी एंट्री सही मारी है या नहीं, तो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल मैच होना चाहिए। क्योंकि हर एंट्री के दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट तो सेम ही आएंगे। तो जब अमाउंट अगर सेम है डेबिट क्रेडिट के, तो एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल बैलेंस सेम आना चाहिए। इससे हमको ये पता चलता है, और इससे हमको ये भी हेल्प मिलती है कि हम चीजों को एसेट्स और लायबिलिटी में बाइफरकेट इजीली कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Dual aspect is the foundation or basic principle of accounting. It provides the very basis for recording business transaction into the books of accounts. This concept states that every transaction has a dual or twofold effect and should therefore be recorded at two places. जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल, राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ 50 लाख रुपीज। अब अगर राम ने अपने बिजनेस को 50 लाख रुपए दिए, तो इसको हम किसके नजरिए से इसकी एंट्री करेंगे? बिजनेस के नजरिए से। तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो पहला अकाउंट हो गया कैश। दूसरा, उस कैश को क्या बोलते हैं? वो कैश क्यों आ रहा है? क्योंकि ओनर जो है राम, वो अपने बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, कैपिटल। तो दूसरा जो अकाउंट हो गया वो हो गया कैपिटल। अब दोस्तों, जो ये कैपिटल अकाउंट है, ये लायबिलिटी हुआ या एसेट होगा? ये एक बड़ा सवाल है। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी होगा या एसेट होगा? एसेट उस अकाउंट को बोलते हैं जहां पर बिजनेस को किसी से लेना रहता है। अगर बिजनेस को किसी से कुछ लेना है तो वो एसेट हो गया, बिजनेस को किसी को कुछ देना है तो वो लायबिलिटी हो गया। अब अगर बिजनेस ने ओनर से पैसे ले लिए तो बिजनेस को ओनर को पैसे देने पड़ेंगे इन फ्यूचर वापस। तो देना है तो ये क्या हुआ? लायबिलिटी। तो कैपिटल अकाउंट जो है उसको हम लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट हो गए, एक हो गया कैपिटल, एक हो गया कैश। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरे ट्रांजैक्शन का बात करूं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फर्दर। सपोज द फर्म परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10 लाख ऑन कैश। अगर फर्म जो है 10 लाख का गुड्स परचेज कर रहा है कैश में, तभी भी दो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। कैसे? पहला होगा कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। दूसरा होगा गुड्स या स्टॉक, तो गुड्स या स्टॉक आ रहा है, तो दो अकाउंट यहां पर भी होगा। तो वैसे ही हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होने जरूरी हैं, होंगे ही होंगे, आप कुछ भी कर लो, जिसमें से एक अकाउंट होगा डेबिट और एक अकाउंट होगा क्रेडिट। सिंपल है। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक ड्युअलिटी प्रिंसिपल करके चीज होती है।
वो क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं यहाँ पर लिख पाऊंगा अच्छी राइटिंग में तो आपको समझ आ जाएगा। कहां पर लिखूं, यहाँ तो नहीं लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आपने बैलेंस शीट कभी देखी हो तो उस बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, राइट। एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। मैंने आपको पहले बताया था कि एसेट राइट साइड में होता है और लायबिलिटी हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो ये दो साइड होते हैं। अब दोस्तों लायबिलिटी में कैपिटल जो है उसको हम अलग से दिखाते हैं, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है, जैसा कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। तो ये लायबिलिटीज के ऊपर आ जाएगा कैपिटल, ठीक है। तो अभी बैलेंस शीट में यहाँ तो सब कोचर मोचर हो गया, कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। अरे भाई मिट जा, मिट जा ओ दिल दीवाने, नहीं मिट रहा है, छोड़ो। हाँ मिट गई। तो समझ लीजिए बैलेंस शीट के दो साइड अगर होते हैं तो एक साइड होता है लायबिलिटी, दूसरा साइड होता है एसेट। लायबिलिटी के ऊपर हम दिखाते हैं कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी लायबिलिटीज है। तो अब बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच होता है, तो जितना एसेट का टोटल होगा उतना लायबिलिटी का भी टोटल होगा। इसीलिए ये बोलते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। आप समझ रहे हो? मेरे सामने देखो, मेरे सामने देखो, बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, ठीक है। राइट साइड में होता है आपका एसेट, लेफ्ट साइड में होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक कैपिटल, एक अदर लायबिलिटी। और एसेट में सारी एसेट, जो बैलेंस शीट का टोटल होता है वो हमेशा मैच होता है। तो जितना एसेट साइड का टोटल है उतना ही टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी का होगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो वही होता है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर जो लिखा है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये कहाँ से आया? आई होप आप सबको समझ आ गया हो, ठीक है। अब यही होता है ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट होता है खत्म 2.2.6। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो कि है 2.2.7, जिसको बोलते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन का क्या मतलब होता है? रिवेन्यू रिकॉग्निशन का ये मतलब होता है कि अगर हमने कोई सेल ट्रांजैक्शन किया तो हम उस सेल ट्रांजैक्शन को कब और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में हमको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट नंबर 7, revenue recognition. The concept of revenue recognition requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounting records only when it is realized. यानी कि जब भी बिजनेस कुछ ट्रांजैक्शन करता है तो अगर वहां पर रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन, तभी उसको रिकॉर्ड करना है। अगर रियलाइजेशन नहीं होता तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज टर्म्ड एज revenue and the other when the revenue is realized. Let us take the first one. Revenue is gross inflow of cash arising from sale of goods and service by an enterprise and used by other of the enterprise resources yielding interest, royalty and dividend. रिवेन्यू की मैं बात करूं तो रिवेन्यू का मतलब होता है पैसे आना। पैसे कहाँ से आएंगे? पहला, अगर आप गुड्स बेचोगे, अगर आप सामान बेचोगे तो वहां से पैसे आएंगे, अगर आप सर्विस बेचोगे तो वहां से पैसे आएंगे। दूसरा, इंटरेस्ट से, रॉयल्टी से या डिविडेंड से पैसे आएंगे। सेकेंडली, रेवेन्यू इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। अब जो रिवेन्यू है वो लीगलाइज कब होगा? जब वो रियलाइज कब होगा? रियलाइज जब जो है आपके पास लीगल राइट होगा उस पैसे को लेने का। अगर आपने गुड्स बेचा तो आपके पास लीगल राइट है कि आप उससे पैसे मांग सकते हो।
अगर आपने गुड्स खरीदा तो सामने वाले के पास लीगल राइट है कि वो आपसे पैसे मांग सकता है। तो अगर आपके पास लीगल राइट आ जाता है तब वो रियलाइजेशन हो जाता है, रियलाइज्ड हो जाता है। जरूरी नहीं आपको पैसा मिले, हो सकता है आपने क्रेडिट परचेस किया हो, लेकिन आपके पास लीगल राइट तो है। तो अगर आपके पास लीगल राइट है तो आप उस चीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। Thus, the credit sales are treated as revenue on the day sales are made, not when money is received from buyer. सेल्स का रिकॉर्ड तभी होता है जब जो है सेल्स एक्चुअल डे उस जिस दिन हुई रहती है उस दिन रिकॉर्ड होता है, ना कि उस दिन जिस दिन कैश मिला। ठीक है। एज इनकम सच एज रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, इन सारों को हम टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 2017 विल बी टेकन इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017 एंड नॉट इन फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग विद अप्रैल 2017। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि हम रेंट कैसे देते हैं, हम इस महीने का रेंट अगले महीने देते हैं। ठीक है। हम इस महीने घर पे रहेंगे तो अगले महीने की 1 तारीख को रेंट देंगे। तो अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट में दी हुई है, मेरे को मार्च का रेंट अप्रैल में मिल रहा है, तो बुक्स क्लोज कब होती है? 31st मार्च को होती है। तो 31st मार्च को मैंने बुक्स क्लोज कर दी, लेकिन मेरे को मार्च का रेंट अप्रैल में मिल रहा है, तो मैं उसको अप्रैल में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं उसको मार्च में रिकॉर्ड करूंगा। समझ में आया? मैं मार्च में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अगर मैं अप्रैल में रिकॉर्ड करता हूं तो मार्च का प्रॉफिट एंड लॉस में से रेंट की इनकम 1 महीने की हट जाएगी, क्योंकि वो रेंट की इनकम तो मार्च की है, अप्रैल की थोड़ी है, लेकिन वो मिल अप्रैल में रही है। इसीलिए हम जो है यहाँ पर रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट की, तो अगर आपको अप्रैल का इंटरेस्ट मार्च में मिल गया, अगर आपको अप्रैल का जो इंटरेस्ट है वो मार्च में मिल गया है, तो आप उसको मार्च में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अप्रैल का है, तो उसको आपको अप्रैल में रिकॉर्ड करना होगा, नहीं तो इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि कब आपको रिवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो अलग टेक्निक से करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो काम है वो है कंस्ट्रक्शन वर्क, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो तो आपका काम 2-3 साल चलेगा। अब अगर आपका काम 2-3 साल चलेगा तो आप अगर उसमें रिवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे ही नहीं 2-3 साल तक, तो आपका कंपनी जो है वो तो लॉस में दिखेगा। इसीलिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आप अपनी इनकम प्रपोर्शन बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हर प्रपोर्शन में हर साल अपनी इनकम रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर इनकम शो हो रही है उस अकाउंटिंग पीरियड की, तो एक्सपेंस भी खाली उसी अकाउंटिंग पीरियड के शो होंगे, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के शो नहीं होंगे। तभी तो वहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लगा पाएंगे। अगर मैंने 2 साल की इनकम ली लेकिन 1 साल का एक्सपेंस लिया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ पर मैचिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैंने 1 साल का इनकम लिया और एक ही साल का उसी साल का एक्सपेंस भी लिया, तो ही वहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्सपेंस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। तो ये हो गया मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको फुल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, उसमें यही सारी चीजें लिखी हुई है। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद एक आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों, हर चीज आप वर्ड्स में नहीं लिख सकते। अगर आपको ये लिखना है कि मैंने इस लेबर को एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो आप लेबर का कैसे लिखोगे? उस चीज को कैसे पता चलेगा? तो आपको उसके लिए नरेशन डालना पड़ता है एंट्रीज में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स लगाना पड़ता है,
और आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ता है। फुल डिस्क्लोजर देना यानी कि सारी चीजें डिटेल में बताना कि आपने अकाउंट में कौन सी चीजों को रिकॉर्ड किया है। आते हैं यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में, देयरफॉर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक्स अ फुल fair and adequate disclosure of all information which is relevant for taking financial decision। जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे डिसीजन को फुल्ली दिखाना है, फेयरली डिस्क्लोज करना है और सभी इंफॉर्मेशन को उसमें इंक्लूड करना है। द प्रिंसिपल ऑफ full disclosure requires that all the material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statement and their accompanying footnotes। यानी कि जो भी डिस्क्लोजर है वो आपको सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी बढ़कर है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाए जा सकते, तो उसको आपको फुट नोट्स में दिखाने हैं। अब कंपनीज एक्ट 1956 और सेबी ये भी आपको बोलता है कि आपको कंप्लीट डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे और ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए आपका प्रॉफिटेबिलिटी का और स्टेट ऑफ अफेयर्स का। स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कि बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट का नाम है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10 में, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? रेगुलर रहना। तो अगर आपने रेगुलरली अकाउंट्स नहीं बनाए, अगर आपने 1 साल के अकाउंट्स बनाए, 17-18 के, 18-19 के नहीं बनाए, 19-20 के बनाए, 20-21 के नहीं बनाए, अगर आपने ऐसा किया तो आप उन अकाउंटिंग ईयर्स को कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास 18-19 के रिकॉर्ड्स है ही नहीं। फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 19-20 के हैं, तो आप 18-19 से कैसे कंपेयर करोगे? तो इसीलिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ते हैं। The accounting information provided by the financial statement would be useful in drawing conclusion regarding the working of an enterprise only when it allows comparison over a period of time। जैसा कि मैंने आपको बताया, as well as within the working of enterprise, thus both inter-firm and inter-period comparisons are required to be made। This can be possible only when accounting policy and practices followed by the enterprise are uniform and are consistent over the period of time। तो जो चीज मैंने आपको 2 लाइन में बताई, वही चीजें यहाँ पर 7-8 लाइन में आपको बताई गई है। सिंपल है। अब आते हैं यहाँ पर, also the comparison between the financial result of two enterprise would be meaningful only if same kind of accounting methods and policies are adopted in the financial statement। However, consistency does not prohibit change in accounting policy। ये कहना क्या चाहता है? कंसिस्टेंसी का ये भी मतलब है कि आप हर साल अकाउंट्स बनाओ, और कंसिस्टेंसी का ये भी मतलब है कि आप हर साल एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लगाओ। मैं आपको बताता हूँ, एक हाईलाइट देता हूँ। आपने वर्ड सुना होगा डेप्रिसिएशन। आपको नहीं पता डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है जो फिक्स्ड डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है, ठीक है। एक होता है जो ऐसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ये दोनों में से आपको कोई भी एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आप एक चीज में कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाओगे एक ईयर में, दूसरे ईयर में कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगाओगे, तीसरे ईयर में फिर कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाओगे, तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन है वो आपका कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको कंसिस्टेंटली एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगा रहे हो, लेकिन 5 साल बाद आपको पता चला कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 से मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा सही दिखेगी, ज्यादा ट्रू एंड फेयर दिखेगी, तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 में चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको पिछले साल के जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस होंगे उन सबको चेंज करना पड़ेगा आपके नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ट्रू है, यही बात दोस्तों यहाँ पर इन लाइनों में लिखी हुई है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 11, जो कि है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस का क्या मतलब होता है? प्रूडेंस का सिंपल एक ही मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा।
प्रूडेंस का मतलब होता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी के बेस पर इनकम होने वाली है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी प्रोबेबिलिटी के बेस पर एक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी एक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो भी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी से लॉसेस होने वाले हैं उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इनकम प्रोबेबिलिटी वाली इनकम है, एक्सपेक्टेड इनकम है, रिकॉर्ड नहीं करना। एक्सपेक्टेड लॉस है, रिकॉर्ड करना है। यही कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रूडेंस। ठीक है, समझ आया? तो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉग्नाइज करते हैं। राइट? अब यहाँ पर इस चीज को पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड, but all losses, even those which may have remote possibility, are to be provided in the books of accounts। जो मैंने आपको समझाया वही चीजें यहाँ पर लिखी है। To illustrate, valuing closing stock at cost or market value whichever is lower। अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक को आपने खरीदा था 100 रुपए में, आज के डेट में उसका रेट है 120, जो यहाँ पर 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। लेकिन अगर आपने स्टॉक खरीदा था 100 रुपए में और आज के डेट में उसका वैल्यू है 80 रुपए, तो जो 20 रुपए का लॉस हुआ उसको रिकॉग्नाइज करना है। ये होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए एक सिमिलर फॉर्मूला बनाया गया, सिंपल सा फॉर्मूला बनाया गया है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। यानी कि जो भी कम हो, कॉस्ट कम हो या मार्केट वैल्यू कम हो, उसमें आपको स्टॉक को रिकॉग्नाइज करना है। या फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको भी आपको रिकॉर्ड करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि जो भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला, आपको ऐसा लगता है, उसको भी रिकॉर्ड करना है। इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट्स, इन सभी को जो है आपको राइट ऑफ करना है। अब ये सभी चीजें आपको पता चलेगी ये सब चीजें होती क्या है, आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या होती है, प्रूडेंस अप्रोच क्या होती है, सिंपल। अब आते हैं यहाँ पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी का क्या मतलब है? हमको अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऐसे प्रेजेंट करना है कि उसमें सारे मटेरियल कॉन्सेप्ट, मटेरियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो और इमटेरियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हो। अब मटेरियल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? मटेरियल ट्रांजैक्शन का ये मतलब है कि जिन भी ट्रांजैक्शन से अगर डिसीजन मेकिंग चेंज होती है, ध्यान से सुनिएगा, जिन भी ट्रांजैक्शन से अगर डिसीजन मेकिंग चेंज होती है उन ट्रांजैक्शन को बोलते हैं मटेरियलिटी ट्रांजैक्शन। सिंपल है। अब आते हैं यहाँ पर जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है उसको पढ़ते हैं। एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर एज मटेरियल if it is reasonably believed that its knowledge would influence the decision of informed user of financial statement। ठीक? In certain cases, when the amount involved is very small, strict adherence to accounting principle is not required। फॉर एग्जाम्पल रबर, पेंसिल, स्केल, अगर आप 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, उसमें 2 रुपए की पेंसिल, 3 रुपए का रबर, और इन सब छोटी मोटी चीजों के लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही होता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है 13th कॉन्सेप्ट जो कि है ऑब्जेक्टिविटी, और उसके बाद सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चालू हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट accounting transaction should be recorded in an objective manner, free from bias of accounts and others। This will be possible when each of transaction is supported by verifiable documents or voucher।
यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो ट्रू एंड फेयर हो, बायस्ड ना हो, और वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं ये वेरीफाई करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने जरूरी है, वाउचर्स होने जरूरी है। वाउचर्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले बताया है। वाउचर्स का मतलब है बिल्स, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, पेमेंट रिसिप्ट, इन सारी चीजों को बोलते हैं वाउचर्स। फ्रेट रिसिप्ट। One of the reasons for adoption of historical cost as the basis of recording accounting transaction is that adherence to the principle of objectivity is made possible by it. हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का यही फायदा होता है कि हम जब मन चाहे उस ट्रांजैक्शन को वापस ढूंढ सकते हैं और ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही रिकॉर्ड हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो यहाँ पर जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे होते हैं खत्म। अब आता है 2.3 कॉन्सेप्ट नंबर, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऑलरेडी ये लेक्चर जो है वो 50 मिनट का हो चुका है, इसीलिए मैं इसको यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों नोट्स बनाइए। आपको जो चीज मैं हिंदी में बता रहा हूँ अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है तो उसके साइड में हिंदी में लिख लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको अपना लिखा हुआ ही काम आएगा, बुक में लिखा हुआ काम नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि सीखते रहिए, क्योंकि मेरे किसी सर ने कहा था सीखना बन तो जीतना बन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।